डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चौहान इंग्लिश क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रेनबो पार्ट 2 का, जो कि आपके एग्ज़ाम में, इंग्लिश के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी VVI क्वेश्चंस है, जैसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन सेट किया गया है। हर क्वेश्चन को देखेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर को दिमाग में नोट करते जाएंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो बुक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यानी ये जो आपका क्वेश्चन जो भी होने वाला है, ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। और ये रेनबो पार्ट 2 जो आपका इंग्लिश बुक है क्लास 12 का, उस बुक से क्वेश्चन होगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन will be very important, so keep all the question with answer in your mind and see this, learn. The first question is McAvity is outwardly। देखिए, ये जो क्वेश्चन लिया गया है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है, जिसका राइटर है T.S. एलियट। जी हाँ, T.S. एलियट। ये जो क्वेश्चन है मैकाविटी इज आउटवर्डली, ऑप्शन यहाँ पे दिया है मिजरेबल, हेल्दी, अपेलिंग और रिस्पेक्टेबल। कौन सा इसका आंसर सही होगा? तो मैकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। मैकाविटी इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल। Question has been taken from Macavity the Mystery Cat and the poet name is T.S. Eliot। T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है Macavity the Mystery Cat। Macavity is outwardly respectable। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है KK दारूवाला रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। KK दारूवाला के द्वारा लिखा गया कौन सा पोयम है? तो फायर हिम जो लिखा गया है, फायर हिम, ये KK दारूवाला के द्वारा लिखा गया है। KK दारूवाला जो कि इनका रिलीजन होता है, रिलीजन याद रखेंगे सभी पॉइंट्स को, इनका रिलीजन होता है जोरास्ट्रियन। कौन सा रिलीजन? जोरास्ट्रियन यानी कि पारसी। याद रखेंगे आप लोग, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे कि कौन सा पोइट है जो कि जोरास्ट्रियन है, पारसी है, तो आंसर होगा KK दारूवाला। ये जो है फायर हिम लिखे हैं और इसी फायर हिम से लिया गया है ये क्वेश्चन। KK दारूवाला रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड, तो आंसर होगा ऑप्शन बी 1984। KK दारूवाला रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड इन 1984। KK दारूवाला का रिलीजन क्या है? तो ये जोरास्ट्रियन है, जोरास्ट्रियन यानी कि पारसी है। ये कौन सा पोयम लिखी है? फायर हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, यहाँ लिखा है My grandmother's house is an dash poem by कमला दास। यानी My grandmother's house जो कि लिखा गया है कमला दास के द्वारा लिखा गया, ये कौन सा एक पोयम है? बायोग्राफिकल पोयम, ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, बिब्लियोग्राफिकल पोयम और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोबायोग्राफिकल पोयम, यानी ऑप्शन नंबर बी। माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पोयम। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या होगा? यानी कि आत्मकथा पर आधारित कविता। माई ग्रैंड मदर्स हाउस किसने लिखा? तो कमला दास के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? द पीजेंट्स यूज्ड द लैंड फॉर। यानी ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन है द अर्थ से। द अर्थ के राइटर कौन? तो राइटर है सर H.E. बेट्स। जी हाँ, द अर्थ के राइटर H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है द अर्थ। और इसमें कहानी है बेंजी का। किसका कहानी है? बेंजी का कहानी है इसमें। बेंजी एक लड़का होता है जो कि एक पुअर फार्मर का बेटा होता है, सिंपल माइंडेड सन होता है। कैसा सन? सिंपल माइंडेड सन। जी हाँ, सिंपल माइंडेड सन।
बेंजी सिंपल माइंडेड सन, और ये होता है 14 years old, 14 years old, 14 years old. बेंजी is 14 years old. एंड इसी में ये जो कहानी है एक पुअर फार्मर की कहानी है। कौन सा फार्मर? पुअर फार्मर। और इसे कहा गया है जॉनसन फैमिली। कौन सा फैमिली? याद रखेंगे आप लोग, जॉनसन फैमिली की ये कहानी है, जिसमें ये लोग जो है पीजेंट्स, जो गरीब जो किसान हैं, वो ज़मीन को किराए पर लेते हैं। किससे किराए पर लेते हैं? तो एक व्यक्ति का नाम होता है सैंडर्स। सैंडर्स नामक व्यक्ति से किराए पे ज़मीन लेते हैं। कितने सालों के लिए? 40 ईयर्स। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पीजेंट्स। पीजेंट्स का मतलब होगा किसान लोग। जो किसान जॉनसन लोग होते हैं वो उस ज़मीन को यूज़ करते हैं कितने सालों तक? तो 40 ईयर्स। और किससे ज़मीन लिए होते हैं? सैंडर्स नामक व्यक्ति से। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? द अर्थ से। द अर्थ किसने लिखा? एच.ई. बेट्स ने। ये कहानी किसका है? तो बेंजी नामक लड़के की है, जो कितने साल का होता है? 14 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 यहाँ पे देख रहे हैं, एंटन चेखोव बिगैन हिज करियर बाय राइटिंग। एंटन चेखोव, यानी ये जो आपका चैप्टर कौन सा चैप्टर से लिया गया है? तो अ मैरिज प्रपोजल से है। अ मैरिज प्रपोजल लिखा गया है एंटन चेखोव के द्वारा। देखिए यहाँ पे अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल, अ मैरिज प्रपोजल लास्ट आपका क्रॉस सेक्शन का चैप्टर नंबर ये 11 है। और अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा? तो एंटन चेखोव। कौन लिखे हैं? एंटन चेखोव। एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया है अ मैरिज प्रपोजल, एंटन चेखोव। और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एंटन चेखोव जो है वो अपना करियर जो स्टार्ट किए थे क्या लिख करके? तो आंसर होगा कॉमिक स्केचेस। कॉमिक स्केचेस लिख करके ये अपना करियर की शुरुआत किए थे। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? अ मैरिज प्रपोजल। अ मैरिज प्रपोजल किसने लिखा है? एंटन चेखोव ने। और ये जो एक चैप्टर है ये एकमात्र चैप्टर है आपके रेनबो पार्ट 2 में, जो कि ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द ऑनरशिप ऑफ डैश इज डिस्प्यूटेड। डिस्प्यूटेड का मतलब होता है, डिस्प्यूटेड का मतलब होता है जो विवादित हो, विवादित। याद रखेंगे, विवादित। डिस्प्यूटेड यानी विवादित। ऑनरशिप का मतलब हो जाएगा मालिकाना जो हक है, मालिकाना हक। किस चीज का मालिकाना हक जो था वो विवादित था। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है सर? तो ये भी लिया गया है अ मैरिज प्रपोजल से, यानी एंटन चेखोव के द्वारा लिखा गया, जिसमें वहां पे मेन जो कैरेक्टर होते हैं, 3 मेन कैरेक्टर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? तो जरा ध्यान से समझिए इसे। 3 मेन कैरेक्टर होते हैं किसमें? तो अ मैरिज प्रपोजल में। नंबर 1 चुबुकोव है, चुबुकोव। नंबर 2 नटालिया। और नंबर 3 लोमोव। याद रखेंगे यहाँ पे लोमोव है, चुबुकोव है और नटालिया है। लोमोव, चुबुकोव और कौन? नटालिया। तो यहाँ पे जो आपका लोमोव जो होता है ये एक लैंड ऑनर होता है। क्या होता है ये? लैंड ऑनर, यानी कि जमीन का, यानी कि ये मालिक होता है, इसके पास बहुत सारा जमीन होता है, जमींदार होता है। चुबुकोव भी जमींदार होता है। ये दोनों जो है वो पड़ोसी होते हैं। चुबुकोव की ये बेटी होती है नटालिया। नटालिया कौन होती है? तो चुबुकोव की बेटी होती है। याद रखेंगे आप लोग। अब यहाँ पे होता ये है कि इन दोनों का जो जमीन होता है, एक जमीन ऐसा होता है जो कि विवादित होता है। उसी से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा जमीन है जो कि विवादित है। अब इसका आंसर होगा ऑक्स मेडोज। मेडोज का मतलब होता है चारागाह वाला मैदान, चारागाह, चारागाह वाला मैदान। चारागाह वाला घास का जो मैदान होता है उसे ही बोलते हैं हम लोग मेडोज। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑनरशिप ऑफ ऑक्स मेडोज इज डिस्प्यूटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है?
तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे है द सोल्जर इज, अब बताना है आपको कि ये दो सोल्जर जो है वो एक क्या है, एन ओड है और सोनेट है, एन इपिक है और नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा सर सोल्जर तो एक सोनेट है। जी हाँ, एंड व्हाट इज अ सोनेट, याद रखेंगे आप लोग, व्हाट इज अ सोनेट, ये सोनेट होता क्या है इसे जरा समझ लीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा सोनेट, सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स। जी हाँ, वैसा पोयम जो कि 14 लाइन्स का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स, बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे स्टूडेंट्स। सोनेट इज अ पोयम ऑफ 14 लाइन्स। और कौन सा एक मात्र पोयम सोनेट है आपके क्लास 12 में, तो आंसर होगा सर द सोल्जर एक मात्र पोयम है जो क्या है, सोनेट है। सोनेट किसे बोलते हैं, वैसा पोयम जो 14 लाइन्स का होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाई, यानी वैसा जगह, वो जगह जो कि बहुत गंदा जगह हो और कम जगह में बहुत सारे लोगों को वहाँ पे रहने का व्यवस्था कर दिया गया हो, एक गंदा सा जगह और कम जगह में बहुत सारे लोग हैं, यानी डेंसली पॉपुलेटेड है। डेंसली पॉपुलेटेड का मतलब हो जाएगा बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, जगह कम है, स्लम एरिया है, गंदी जगह है और इस तरह के कम्युनिटी यानी समुदाय के लोग हैं जिसको कि छांट करके अलग रखा गया है। ऐसे हम लोग जगह को बोलते हैं घेटो। ये जो आपका क्वेश्चन है ये लिया गया है आई हैव अ ड्रीम से, याद रखेंगे, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा, तो आंसर क्या होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया है आई हैव अ ड्रीम। और इसमें आई हैव अ ड्रीम में ये बताते हैं कि किस प्रकार से जो निग्रो लोग हैं, निग्रो लोग यानी कौन से लोग, निग्रो यानी कि ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका, निग्रो जो होते हैं वो अमेरिका के काले लोगों को कहते हैं। और किस प्रकार से अमेरिका में काला और गोरा के बीच जो भेदभाव है और उस भेदभाव के कारण जो निग्रो लोग हैं किस प्रकार से इन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, उसी बात को इस स्पीच में बताते हैं, आई हैव अ ड्रीम में बताते हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और इसमें ये बता रहे होते हैं कि ये साउथ अमेरिका में किस प्रकार से काला गोरा के बीच का जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, वो खत्म करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो आई हैव अ ड्रीम है ये एक स्पीच है, स्पीच, और ये स्पीच यानी भाषण दिया गया था 28 अगस्त 1963 में, किसके द्वारा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। और इसी कारण से इनको नोबेल प्राइज मिला 1964 में। कौन सा प्राइज, नोबेल प्राइज, याद रखेंगे आप लोग, नोबेल प्राइज दिया गया मार्टिन लूथर किंग जूनियर को। कब दिया गया, तो 1964 में। भाषण कब दिए, 1963 में। निग्रो किसे बोलते हैं, वो ब्लैक पीपल ऑफ अमेरिका को निग्रो बोलते हैं। आई हैव अ ड्रीम क्या है, तो एक स्पीच है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे है, देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है आवर फूड वाज सर्व्ड ऑन फ्रेश ग्रीन डैश लीव्स इंस्टीड प्लेट्स। ये जो क्वेश्चन है इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइस से है, जो कि लिखा गया है पर्ल एस बक के द्वारा। पर्ल एस बक
के द्वारा लिखा गया है, इंडिया थ्रू ट्रैवलर्स आइज। और इसमें यह बताती है कि जब ये इंडिया विजिट करती है तो यहाँ पे वो उनका विजिट करने का मकसद ताजमहल, फतेहपुर सीकरी या फिर कोई ऐतिहासिक स्थान घूमना नहीं था, बल्कि ये जो है दो अलग अलग रीजन से इंडिया घूमने आती है। एक तो है कि ये गांव के गरीब किसान लोगों से मिल सके और दूसरा है शहर के बुद्धिजीवी लोगों से मिल सके। जब ये गांव के गरीब किसान के यहाँ आती है तो इनको खाना परोसा गया था और खाना जो है प्लेट के बजाय इनको बनाना लीव्स यानी केले के पत्ते पर दिया गया था। किनको? पर्ल एस बक को। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखिए, द पोयम डैश इज अ पैट्रियोटिक पोयम। कौन सा एक पोयम है जो कि पैट्रियोटिक है? सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये पैट्रियोटिक का मतलब क्या होता है। पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति। पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा एक पोयम है जो कि पैट्रियोटिक पोयम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हिम, द सोल्जर, एन एपिटैफ। आंसर होगा द सोल्जर, ऑप्शन नंबर सी। द सोल्जर इज अ पैट्रियोटिक पोयम। इसे हम लोग और क्या कहेंगे? वार पोयम। याद रखेंगे आप लोग, द सोल्जर जो है वो पैट्रियोटिक पोयम के साथ साथ वार पोयम भी है। ये जो द सोल्जर है ये लिखा गया है रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा। और ये जो रॉबर्ट ब्रूक होते हैं इनको कहा जाएगा वार पोएट, वार पोएट। और यही द सोल्जर एकमात्र कविता है जो एक क्या है तो सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है फराहस वर रूलर्स, फराहस वर रूलर्स ऑफ, यहाँ पे होगा ऑफ एंशिएंट। अब बताना है यहाँ पे रसिया, इजिप्ट, इंडिया और ग्रीस। ये आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन है। कौन सा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कौन लिखा इसको? तो महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है ये। अब देखिए यहाँ पे फराहस के बारे में कहा गया कि ये लोग जो है रूलर्स थे, रूलर्स यानी कि शासक थे, शासक। लेकिन बताना है ये कि शासक थे तो कहाँ के शासक थे? रसिया, इजिप्ट, इंडिया, ग्रीस का आंसर होगा इजिप्ट। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फराहस वर रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। एंशिएंट इजिप्ट का मतलब होगा प्राचीन मिस्र। तो फराहस जो थे वो प्राचीन मिस्र का ही शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन स्काइज इज टेकन फ्रॉम। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, कहीं से भी किसी भी चैप्टर से कोई भी लाइन उठा करके दिए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए ये जो आपका एक लाइन है एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज, ये आपका लिया गया है ओड टू ऑटम से, ओड टू ऑटम। अब ये बताइए कि ओड टू ऑटम किसके द्वारा लिखा गया है? ओड टू ऑटम किसने लिखा है? तो आंसर इसका हो जाएगा सर ओड टू ऑटम तो लिखा गया है जॉन कीट्स के द्वारा। जॉन कीट्स जिसको हम लोग कहते हैं रोमांटिक पोएट। कौन सा पोएट? रोमांटिक पोएट। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है ओड टू ऑटम। और इनको हम लोग कौन सा पोएट बोलते हैं? रोमांटिक पोएट बोलते हैं। और इसी ओड टू ऑटम से लिया गया है ये एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काइज। तो वही आपसे पूछ रहा था कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओड टू ऑटम। जॉन कीट्स जिसको हम लोग कौन सा पोएट बोलते हैं? रोमांटिक पोएट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा गया है। नानू काका टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक। नानू काका यानी कौन सा चैप्टर? अ पिंच ऑफ स्नफ।
नानू काका अ पिंच ऑफ स्नफ का मेन कैरेक्टर होते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो अपना चेक निकालते हैं और उस पर चेक पे लिख देते हैं, कितना रुपया लिखते हैं, 5000 रुपीज़, 2000 रुपीज़, 1000 रुपीज़, 500 रुपीज़। तो आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, नानू काका चेक पे 1000 लिख देते हैं, 1000 रुपया, 1000 रुपीज़। याद रखेंगे नानू काका चेक पे कितना लिखते हैं, तो 1000 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है बढ़ावा देना, यानी इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है ये पूछ रहा है। अब आपको बताना है इंडियन सिविलाइजेशन की टेंडेंसी क्या है। तो टेंडेंसी इसका इमोरलिटी, पार्शियलिटी, मोरल बीइंग या डिसऑनेस्टी। ये आपका क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, जहाँ पे महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन की कंपैरिजन करते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन से, और ये दर्शाने की काम करते हैं किस प्रकार से जो हमारी सिविलाइजेशन है, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, वो किस प्रकार से पूरे विश्व में सबसे अच्छी सिविलाइजेशन है। इतना अच्छा सिविलाइजेशन जिसका कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, किसी से तुलना नहीं किया जा सकता है। ये बताते हैं हमारी सिविलाइजेशन का जो टेंडेंसी है वो बढ़ावा देना है नैतिकतावाद को, नैतिक चीज़ों का, यानी मोरल बीइंग। मोरल बीइंग याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, इट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट मोरल बीइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमन इज। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमन इज, यानी प्रेगनेंसी के दौरान जो सबसे बेस्ट प्लेस किसी औरत के लिए होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आप समझ ले, ये जो आपका क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन लिया गया है अ चाइल्ड इज बॉर्न से। अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न से लिया गया है ये क्वेश्चन। अ चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर कौन है, तो राइटर हो जाएगा जर्मेन ग्रीर। याद रखेंगे जर्मेन ग्रीर। जर्मेन ग्रीर जो है इसका राइटर है किसका, अ चाइल्ड इज बॉर्न का। अब यहाँ पे बताना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमन इज रिलेटिव हाउस, इन लार्ज फैमिली, हर मदर्स हाउस, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा हर मदर्स हाउस। किसी भी औरत के लिए अ चाइल्ड इज बॉर्न में जर्मेन ग्रीर बताती है कि किसी औरत के लिए जो बेस्ट प्लेस होता है प्रेगनेंसी का, वो होता है उसका अपना माँ का घर। क्यों होता है, बिकॉज देयर सी गेट्स प्रॉपर लव एंड केयर। तो आंसर हो जाएगा हर मदर्स हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जॉन कीट्स वाज डैश पोइट। जॉन कीट्स कैसा पोइट है, अभी हम एक्सप्लेन कर रहे थे, बताया भी है। जॉन कीट्स जो है वो एक रोमांटिक पोइट है। आंसर ए होगा, जॉन कीट्स कैसा पोइट, तो रोमांटिक पोइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17, गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन जो है वो कहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछ चुका है, और गिब्बन जो वर्ड है ये रिलेटेड है इटली से। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का रोल मॉडल कौन होते हैं, ये कौन सा चैप्टर से है क्वेश्चन, तो ये है भारत इज माई होम से, जहाँ पे बताया गया है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के जो रोल मॉडल होते हैं वो डॉक्टर राधा कृष्णन होते हैं। जी हाँ, ऑप्शन सी, डॉक्टर राधा कृष्णन इज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द एंग्लो-सैक्सन्स वर डैश पीपल। एंग्लो-सैक्सन्स ये आपका क्वेश्चन स्टोरी ऑफ इंग्लिश से है, याद रखेंगे आप लोग, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। एंग्लो-सैक्सन जो थे वो कौन से पीपल थे, पर्शियन थे, जर्मैनिक थे, ग्रीक थे या लेटिन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मैनिक। एंग्लो-सैक्सन्स वर जर्मैनिक पीपल, ऑप्शन बी। एंग्लो-सैक्सन्स जो कि ये एंग्लो-सैक्सन जो है जो कि एंग्लिश और सैक्सन्स और जूट्स,
ये तीनों अलग अलग जनजातियों को मिलाकर के नाम दे दिया गया है क्या, एंग्लो सैक्सन्स। ये लोग क्या थे, तो जर्मैनिक पीपल थे, ट्राइब्स थे, ट्राइब्स यानी कि जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अमेरिकन इंग्लिश डिफर्स फ्रॉम ब्रिटिश इंग्लिश इन द स्पेयर ऑफ डैश। देखिए पूरे वर्ल्ड में दो टाइप का इंग्लिश बोला जाता है, यूज किया जाता है, एक है ब्रिटिश और दूसरा है अमेरिकन। इन दोनों में अगर डिफरेंस पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग का भी अंतर है, वोकैबुलरी का भी अंतर है, ग्रामर का भी अंतर है। ग्रामर का अंतर कैसे है, तो जैसे हम लोग लिख देते हैं आई हैव अ कार, ये ब्रिटिश इंग्लिश में, अगर इसी को अमेरिकन में लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, आई हैव गॉट अ कार। थोड़ा मोड़ा डिफरेंसेस है ग्रामर का, थोड़ा अंतर है वोकैब का, थोड़ा अंतर है स्पेलिंग का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंसेस क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस में कौन कौन सा, स्पेलिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज द, यानी यूनाइटेड स्टेट के जनरल असेंबली का जो पहली वुमन प्रेसिडेंट जो थी वो कोई और नहीं, इंडियन थी। इंडियन याद रखेंगे, इंडियन कौन, द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वाज एन इंडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग एजुकेशन। भारत इज माई होम का ये क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि एजुकेशन जो है वो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किसी भी नेशन को, राष्ट्र को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23। आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाई मार्टिन लूथर किंग जूनियर ऑन, अभी अभी हम बता रहे थे कि ये जो स्पीच है वो कब दिया गया है, तो 28 अगस्त 1963। कौन सा ऑप्शन, 1963, ऑप्शन नंबर ए 28 अगस्त 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द पॉटर सोल्ड द गॉड ऑफ सेबी फॉर, ये जो पॉटर सेबी वाला जो क्वेश्चन है ये है द आर्टिस्ट से। किससे क्वेश्चन लिया गया है, तो द आर्टिस्ट का क्वेश्चन है। और याद रखेंगे आप, द आर्टिस्ट का मेन जो कैरेक्टर होता है वो सेबी होता है। ये जो सेबी नामक जो लड़का है ये महज 12 साल का लड़का होता है, 12 ईयर्स ओल्ड। ये एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता है। कौन सा स्कूल, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा होता है। ये जो है हार्बर टाउन में रहता है। कौन सा टाउन, हार्बर टाउन। हार्बर टाउन यानी समुद्र के किनारे बसा हुआ जो टाउन होता है। इस लड़के को एक हॉबी होता है, वो हॉबी क्या है, तो कलेक्टिंग गॉड्स। कलेक्टिंग गॉड्स यानी कि कोहड़े को इकट्ठा करना, कोहड़े को इकट्ठा करके उस पर अपना कलाकारी दिखाना। और ये जो लड़का होता है, ये लड़का एक बार करता क्या है कि कोहड़े को लेकर के अपने स्कूल में चला जाता है और वहाँ पर वो पॉलिश करने रहता है ना, करने लगता है डेस्क के नीचे। जबकि टीचर पढ़ा रहे होते हैं क्लास में। वो टीचर कौन से थे, इथिक्स टीचर। और जब टीचर ने उन्हें पकड़ लिया, सेबी को जब पकड़ लेता है टीचर, तो ऐसे कंडीशन में सेबी के घर पे जाकर के शिकायत भी करता है। और उसका जो कॉन्फिस्केटेड जो गॉड है, यानी जब्त किया हुआ जो उसका गॉड होता है, वो टीचर दे देता है किसे, पॉटर को। और ये पॉटर यानी कि चपरासी, स्कूल का जो चपरासी था। और ये क्या करता है कि जाकर के ये क्यूरियो डीलर को, किसे याद रखेंगे, ये दुकान का नाम है क्यूरियो डीलर, इसको जाकर के ये बेच देता है। वही क्वेश्चन पूछा है कि आखिर वो पॉटर जो है उस गॉड को कितने में बेचता है, तो किससे बेचा, वो क्यूरियो डीलर से। कितने बेचता है, 50 येन। याद रखेंगे 50 येन में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज, यानी स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं आरपी। आप लोग याद रखेंगे इसी ट्रिक से। आरपी क्या है, तो रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन है। रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन यानी आरपी, ऑप्शन डी क्या है, ये स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस, डैश वर सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेजेस। आंसर क्या हो जाएगा, आवर एंसेस्टर्स, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का है, जहां पे महात्मा गांधी बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो लोग छोटे से गांवों से ही सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 27, पॉल एस बक वाज रियर्ड। रियर्ड का मतलब होता है पढ़ाना, लिखाना, पालना, पोसना। यानी पॉल एस बक को रियर्ड यानी पढ़ाया लिखाया गया किसके द्वारा? तो इसका आंसर होगा मिशनरी पेरेंट्स के द्वारा। मिशनरी पेरेंट्स का मतलब होगा धर्म प्रचारक माता पिता। यानी पॉल एस बक के जो माता पिता थे वो धर्म का प्रचार किया करते थे। कौन सा धर्म का प्रचार किया करते थे? बौद्ध धर्म का प्रचार किया करते थे। ये बौद्ध धर्म याद रखेंगे आप, बौद्ध धर्म। और इसी बौद्ध धर्म से के इतिहास से, बौद्ध धर्म के लाइफ हिस्ट्री से, बुद्ध भगवान के लाइफ हिस्ट्री से पता चलता है पॉल एस बक को इंडिया के बारे में। और पॉल एस बक का जो फैमिली डॉक्टर भी होते हैं, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ देता है कि पॉल एस बक को इंडिया के बारे में जानकारी कहाँ से मिला? तो इसके फैमिली डॉक्टर से। फैमिली डॉक्टर कहाँ के होते हैं? तो इंडिया के होते हैं। ये इसके फादर, इसके जो पेरेंट्स थे वो कैसा पेरेंट्स है? तो मिशनरी पेरेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज 7 days ओल्ड। द नेमिंग सेरेमनी यानी कि और चाइल्ड इज बॉर्न में जर्मेन गिर बताती है कि नामकरण जो समारोह है, बच्चे के जन्म के बाद जो बच्चों का जन्म का नामकरण जो समारोह होता है वो बच्चे के जन्म के कितने दिन के बाद होता है? तो 7वें दिन के बाद होता है। व्हेन बेबी इज, जब वो 7 दिन की हो जाती है बेबी तब होता है नामकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 29, हु वर कॉल्ड टुगेदर द एंग्लो सैक्सन्स। अभी इसके बारे में हम बता रहे थे कि एंग्लो सैक्सन्स किसे किसे मिलाकर के कहा जाता है? तो एंग्लिश, सैक्सन्स एंड जूट्स। आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम। ये आपका है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। एनिमल्स लोगों को आनंद मिलता है कौन कौन सी चीजों से? म्यूजिक से, फुटबॉल से, साइंस से? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा। एनिमल्स लोगों को ना तो म्यूजिक से लेना देना होता है, ना ही साइंस से, ना ही फुटबॉल से, ना ही बेसबॉल से, ना ही पोएट्री से और ना ही अल्कोहल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इंग्लिश इज स्पोकन एज अ। याद रखेंगे इन सभी जगहों पे इंग्लिश का यूज मदर टंग के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे लिए हिंदी मदर टंग है उसी प्रकार से यूके, यूएसए, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका इन सब लोगों के लिए मदर टंग है इंग्लिश। देखते हैं अगर कभी आप ऑस्ट्रेलिया लोगों का मैच देखेंगे और जीत या हार जाता है या फिर वो लोग जब कभी भी माइक में कुछ बोल रहा होता है तो बड़ा फ्लुएंटली बोलता है क्योंकि वो उनका अपना भाषा है, मदर टंग है वो, मदर टंग। याद रखेंगे। अगर बात किया जाए चाइना के बारे में कि चाइना में कौन सा इंग्लिश जो है किस रूप में यूज किया जाता है तो आंसर क्या होगा? चाइना में फॉरेन लैंग्वेज। अगर बोला जाएगा कि इंडिया में इंग्लिश तो ये है सेकेंड लैंग्वेज के रूप में। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है अगर इंडिया वाला लिस्ट होगा, जैसे यहाँ पे लिस्ट कौन वाला है तो ऑस्ट्रेलिया है, यूके, यूएसए वाला है, इसी प्रकार से अगर लिस्ट में चाइना होगा तो आंसर हो जाएगा फॉरेन लैंग्वेज। अगर लिस्ट में इंडिया होगा तो आंसर हो जाएगा सेकेंड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, बेंजी लेफ्ट हिज डैश ऑन द पेवमेंट। बेंजी जो है वो किसे पेवमेंट पे, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। याद रखेंगे पेवमेंट का मतलब फुटपाथ होता है, फुटपाथ होता है, फुटपाथ। बेंजी किसे फुटपाथ पे छोड़ देता है तो अपने माता पिता को, पेरेंट्स को फुटपाथ पे छोड़ देता है। ये द अर्थ का क्वेश्चन है, द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, the editorial policy of a popular daily is controlled by two chief factors. Two chief factors याद रखेंगे। the editorial policy of a popular daily, daily का मतलब यहाँ पर होगा newspaper, newspaper is controlled by two chief factors. Next question, one could walk from one end of the town to another in
20 मिनट्स। ये क्वेश्चन है द आर्टिस्ट का, सेबी जो कि एक हार्बर टाउन में रहता है, और राइटर यहाँ पे बता रहे हैं कि सेबी का शहर जो था हार्बर टाउन इतना छोटा था कि वो एक साइड से दूसरे साइड, एक तरफ से दूसरे तरफ महज 20 मिनट में तय कर ले। कितना मिनट? 20 मिनट। ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है? द आर्टिस्ट, सेबी वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, बेंजीज फादर वाज, बेंजी के फादर जो थे वो एक लोकल प्रीचर थे। प्रीचर का मतलब होता है उपदेश देने वाला, उपदेशक, उपदेशक। ये फ्री फोकट का लोगों को उपदेश देने का काम करते थे, जबकि अंत में परिणाम ये होता है कि बेंजी जो है अपने माता पिता को जाकर के रोड पे ऐसे ही फुटपाथ पे छोड़ करके आ जाता है। लोकल प्रीचर का मतलब क्या होगा? यानी अपने लोकल एरिया में घूम घूम करके लोगों को उपदेश देने का काम करते थे। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 36, वन डे सेबी फाउंड अ पेकुलियर गॉड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमन विच कॉस्ट हिम। एक दिन सेबी जो है एक बूढ़ी औरत से वो गॉड को यानी कोहड़ा को खरीदा, उसका कॉस्ट, उसका कीमत उसे कितना देना पड़ा, यानी उसका प्राइस पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेन। ये सेन क्या है? तो सेन जो होता है जापान का करेंसी होता है। क्या होता है? जापान का करेंसी होता है। सेन और येन, जैसे हम लोगों का कैसे रुपया और पैसा, पैसा और रुपया, तो पैसा सेन, रुपया येन, याद रखेंगे। येन और सेन क्या है? तो जापान का करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द पॉलिसी ऑफ अ न्यूज़पेपर इज लार्जली डिटरमाइंड बाय प्रोप्रिएटर। याद रखेंगे, बाय प्रोप्रिएटर यानी इसका मतलब होता है ऑनर। ऑनर यानी कि मालिक, यानी किसी भी न्यूज़पेपर का जो पॉलिसी होता है वो डिटरमाइन, निर्धारित किया जाता है उसके मालिक के द्वारा। In dash according to the poem, snake, black snake are considered innocent। देखिए ये पूछ रहा है कि कहाँ पे पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएम, कहाँ पे पोएम स्नेक के अकॉर्डिंग जो ब्लैक स्नेक है उसको इनोसेंट कंसीडर किया जाता है। तो आप पहले देखें, ये जो क्वेश्चन है ये स्नेक से लिया गया क्वेश्चन है, स्नेक से, जिसके राइटर होते हैं D.H. लॉरेंस। D.H. लॉरेंस कहते हैं कि एक बार की बात है सिसिली में, कहाँ पे? सिसिली। याद रखेंगे, सिसिली में जो है ये सारा जो है घटना जो भी बता रहे हैं सिसिली का है, सिसिली। और ये बता रहे होते हैं कि सिसिली में सांप को लेकर के एक मान्यता है। क्या मान्यता है? तो जो ब्लैक स्नेक्स है, कौन सा स्नेक? ब्लैक वाला जो स्नेक है ये जो होता है इनोसेंट होता है। इनोसेंट का मतलब क्या होगा? मासूम होगा, और मासूम। और जो गोल्ड स्नेक होता है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा है ब्लैक वाला, आगे आपसे गोल्ड वाला पूछ सकता है। गोल्ड वाला पूछेगा तो क्या होगा? देखिए यहाँ पर वेनमस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेनमस। वेनमस का मतलब होता है जहरीला, वेनमस का मतलब जहरीला। तो सिसिली की, अगर सिसिली में बात किया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि सिसिली में सांप को लेकर के क्या मान्यता है, तो ब्लैक स्नेक इनोसेंट है, तो गोल्ड क्या है? तो ये वेनमस है। ये कौन कहता है? D.H. लॉरेंस। कौन सा पोयम? स्नेक में बताते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? द स्नेक सीम्ड लाइक अ डैश इन एक्साइल, यानी लेखक को सांप जो है किसके जैसा प्रतीत हुआ? तो किंग के जैसा। किंग यानी कि राजा के जैसा। एक्साइल का मतलब होता है देश से निकालना या फिर समाज से निकाल देना, यानी वो राजा जिसे देश निकाला गया हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लास्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 40। बेंजीज पेरेंट्स प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी। सेरेमनी का मतलब होगा समारोह। व्हेन ही वाज, अब आपसे पूछ रहा है कि बेंजी के जो पेरेंट्स लोग हैं, बेंजी यानी कौन सा चैप्टर? तो द अर्थ का ही है। कौन सा? द अर्थ चैप्टर से।
यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि बेंजी के जो पेरेंट्स लोग हैं वो एक सेरेमनी समारोह का प्लान करते हैं, लेकिन ये प्लान कब हो रहा होता है, जब बेंजी कितने साल का होता है, तो वही आपको बताना है। क्या 30 होगा, 25 होगा, 21 होगा या 15 होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 होगा। इसके माता पिता प्लान करते हैं कि बेंजी जो भी पैसा इकट्ठा कर रहा है सब इसके नाम कर दिया जाएगा, लेकिन कब किया जाएगा? जब बेंजी 21 साल का हो जाएगा। एक समारोह रखा जाएगा और उसी समारोह में बेंजी का सारा पैसा जो है इसके नाम कर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 21। आई होप कि आप लोगों को 40 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, एक बार फिर से आप लोग वीडियो को आराम से हेडफोन लगा करके देखिए, समझिए, और जो क्वेश्चंस आपको लग रहा है कहीं पे भी डाउट हो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं और क्वेश्चन के आंसर को याद रख लीजिए। अब ज्यादा टाइम नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा क्वेश्चन आपका ये 40 के बाद आगे की वीडियो में क्वेश्चन